नमस्ते आप सभी को। मैं रीना डिलो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। हमारी 100 प्रश्नों की सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत ये हमारी चौथी क्लास है। 3 क्लासेस से पहले मैं डाल चुकी हूँ। 3 क्लासेस में 3 ही प्रश्न हैं और वो तीनों ही इकाई 2 से संबंधित है क्योंकि हम शुरू से लेकर चले हैं। पहले मैं इकाई 2 करवाऊंगी, उसके बाद इकाई 1 करेंगे हम, ठीक है। और फिर हम 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से 10 की 10 इकाई करेंगे। तो आपको जो ये मैं नोट्स बनवा रही हूँ ये बहुत ही प्रामाणिक हैं, अच्छे से बनाए हुए हैं, डायग्राम के साथ हैं, फ्लो चार्ट भी है इनमें। आपको और कहीं भटकने की आवश्यकता रहेगी नहीं। इन नोट्स को यदि आप लिख लेते हैं तो देखो, पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको खुद के नोट्स बनाने ही होंगे, अपने हाथ से लिखना पड़ेगा, याद करके फिर लिखना पड़ेगा, तब आपका मेंस क्वालिफाई हो पाएगा। और वही शुरुआत में ही आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि यदि आपको यहाँ से प्रश्न समझ में आ रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग हैं, जैसा आप एग्जाम देना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखते हैं, चौथा प्रश्न है हमारा, आदिकाल की मुख्य प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए। अब जो आदिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में हमें लिखना है। या फिर ये प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि आदिकालीन साहित्य में विविधता भरपूर है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आदिकाल। आदिकाल को कितने भागों में बांटा गया है, ये एक भूमिका परिचय हम दे देंगे शुरू में ही। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो, अपभ्रंश, देश भाषा और लौकिक साहित्य। अपभ्रंश और इसको देश भाषा को छोड़ करके आप केवल ये जो 5 हैं मुख्य, सिद्ध साहित्य, नाथ, जैन, रासो और लौकिक साहित्य, इतना भी आप लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास समय कम रहेगा, केवल 12 मिनट मिलेंगे। उसमें आपको रूपरेखा भी तैयार करनी है, आपको प्रश्न भी लिखना है, डायग्राम भी बनाने हैं। तो सबसे पहले जो इसकी प्रवृत्ति है वो देखते हैं हम, अनिर्दिष्ट प्रवृत्ति। इस काल की कोई एक प्रवृत्ति निश्चित नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई थी। उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि वीर गाथात्मक रचनाएं भी हैं, धार्मिक भी हैं और श्रृंगार परक भी हैं, तो वो सारी चीजें। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना को किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है, ये शुक्ल का कथन है। यदि हम कोटेशन डाल देते हैं, कथन डाल देते हैं, तो हमारा उत्तर है वो प्रामाणिक हो जाता है। अब देखते हैं आगे, वीर रस की प्रधानता। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी जो 12 ग्रंथ लिए थे उनमें से बीसल देव रासो को छोड़ करके और विद्यापति अनिरुद्ध को छोड़ करके अन्य सभी को उन्होंने वीर गाथात्मक रचनाएं कहा है। अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में राजाश्रित और चारण कवियों ने वीर रस युक्त रचनाएं लिखी। रासो काव्य इसके उदाहरण हैं। इसी आधार पर शुक्ल जी ने इसे वीर गाथाकार कहा है, ठीक है। फिर आता है प्रामाणिकता में संदेह। कुछ रचनाओं में ऐतिहासिकता कम और कल्पना की प्रचुरता अधिक रही। उदाहरण के तौर पर पृथ्वीराज रासो के लिए को लिया जा सकता है कि जो पृथ्वीराज रासो है या जो अन्य जो रासो ग्रंथ हैं उनको प्रामाणिक, अप्रामाणिक और अर्ध प्रामाणिक मानने के पीछे बहुत सारे विद्वान लगे हुए थे। शुक्ल ने इसको अप्रामाणिक मानना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको अर्ध प्रामाणिक मानना है। आगे देखते हैं, उपदेश परक रचनाओं का लेखन। इस काल में सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य मिलता है जिसमें वैदिक मत एवं कर्म कांड की आलोचना की गई है। शुक्ल ने इसे सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा का अनुशीलन किया है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आ सकती क्योंकि जो जैन कवि थे, नाथ थे, सिद्ध थे, ये कोई कवि नहीं थे, ये केवल अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए थे, तो ये शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाद में इसका खंडन किया कि ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र न होकर के आगे आने वाले साहित्य की महत्वपूर्ण रूपरेखा है। अगला देखते हैं, साहित्यिक भाषाओं का संधिकाल। पांचवी जो प्रवृत्ति है, आदिकाल अपभ्रंश एवं हिंदी का संधिकाल है। संधिकाल मतलब मिला जुला रूप है। इसमें दोनों की भाषाई और
साहित्यिक प्रवृत्तियों का मेल है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, मैथिली आदि भाषाओं का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखते हैं छठे नंबर पर वैविध्य साहित्य से भरपूर। इस काल में प्रबंध काव्यों में कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों का जमकर प्रयोग हुआ है। इसमें लौकिक और गद्य साहित्य भी लिखा गया। उक्ति व्यक्ति प्रकरण प्रमुख गद्य रचना है। विविध छंदों का प्रयोग। कवि देखो, हमें कोई ना कोई उदाहरण अवश्य लिखना है ताकि हमारा उत्तर है वो और प्रभावशाली तरीके से स्पष्ट हो पाए, एग्जामिनर के दिमाग पर अपनी छाप छोड़ पाए। विविध छंदों का प्रयोग कवित्त, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है। विद्यापति ने प्रमुखतः गेय पदों की रचना की है। उसके बाद हम देखते हैं निष्कर्ष, क्योंकि ये डालना जरूरी हो जाता है। इसके बिना हमारा प्रश्न हमेशा अधूरा रहेगा। आपने चाहे प्रश्न छोटा लिखा है, परंतु उसमें आप परिचय और निष्कर्ष अवश्य डाल दें। और यहाँ पर कोई नंबर नहीं लगेगा, भूमिका या परिचय हो या निष्कर्ष हो, इनमें किसी प्रकार का कोई नंबर नहीं लगेगा। कुल मिलाकर यह काल भाषिक और साहित्यिक दृष्टि से संधिकाल रहा। इसमें एक साथ अनेक प्रवृत्तियां पनपी। आदिकाल भले ही अनिर्दिष्ट प्रवृत्तियों का काल रहा, लेकिन यही प्रवृत्तियां आगे विकसित होकर हिंदी साहित्य को नया आकार देती। ठीक है, कि इसमें जो भी कुछ उभरा, चाहे वो भक्ति हो, नीति हो, श्रृंगार हो, वो सब चीजें यहाँ उभरी और आगे आने वाले कालखंडों में वो विकसित हुई। तो इसका महत्व भी बहुत ज्यादा हो जाता है आदिकाल का हिंदी साहित्य के इतिहास में। और इसकी प्रवृत्तियां हमने 7 प्रवृत्तियां हमने पढ़ी हैं इसकी, क्योंकि ज्यादा बड़ा प्रश्न हम नहीं लिखेंगे, अन्यथा हमारा जो एग्जाम है अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए कम शब्दों में अपनी बात को समेटने का प्रयास करेंगे। आशा करती